C316 डेथ सोर्स क्रिस्टल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 316 मृत्यु स्रोत क्रिस्टल मकड़ी बहुत आक्रामक थी और तेजी से आगे की ओर झपटी। इसने ये जियाओ पर वार करने के लिए अपना एक और पैर उठाया। इसकी आंखें क्रोध और हत्या के इरादे से भरी थीं। इस हमले के पीछे की गति और शक्ति विस्मयकारी और भयानक थी, क्योंकि ये जियो के सामने उतनी ही तेजी से प्रकट हुई जितनी जल्दी ये जियो ने टेलीपोर्ट किया था। यह लगभग टेलीपोर्टेशन जैसा था, लेकिन ये जियाओ बता सकता था कि मकड़ी इतनी तेजी से आगे बढ़ी थी कि उसकी आंखों को ऐसा लगा जैसे मकड़ी ने टेलीपोर्ट किया हो। इस बार जब मकड़ी का पैर ये जियाओ पर आकर गिरा, तो ये जियो को पहली बार आभा में अंतर महसूस हुआ। हालांकि यह अलग था, फिर भी ये जियाओ की इंद्रियों ने उस आभा को पकड़ लिया। मौत की आभा अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने फिर से बुदबुदाया, हाँ, यह मृत्यु की आभा है। हालांकि यह घातक आभा मकड़ी की व्यक्तिगत आभा नहीं है, बल्कि डेथ क्रिस्टल से उधार ली गई है। जरा ठहरिए, ये जियाओ को अचानक कुछ एहसास हुआ और रानी ने उसके दिमाग में जो जानकारी डाली थी उसे ध्यान से देखा। बहुत जल्द उसे वह जानकारी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कि यह मकड़ी डेथ सोर्स क्रिस्टल का संरक्षक हो सकती है। हालांकि यह पता चला है कि यह मकड़ी डेथ सोर्स क्रिस्टल को अपने लिए लेना चाहती है और पवित्र डोमेन में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारना चाहती है। क्वीन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस मकड़ी को डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर कहा जाता था और इसकी सबसे शक्तिशाली चाल को डेथ गेज कहा जाता है, जहां इसकी नजर इसके दुश्मनों की आत्मा को जला देती है। यह लगभग ये जियाओ की आत्मा के विनाश जैसा था, जहां ये जियो अपने दुश्मनों की आत्मा को चकनाचूर कर सकता था। जब ये जियाओ इस मकड़ी के हमलों से बच रहा था, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक घातक नजर उसके शरीर को देख रही है, जैसे कि वह सीधे उसकी आत्मा को देखना चाहता था, लेकिन असमर्थ था। यह खतरनाक मकड़ी वास्तव में मेरी आत्मा को जलाना चाहती थी। यह जियाओ के दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसे यह आशा नहीं थी कि यह मकड़ी इतनी निर्दयी होगी। सौभाग्य से वे किसी कारण से अपनी आत्मा में झांकने में असमर्थ था, अन्यथा ये जियाओ को कम से कम भयानक दर्द अवश्य झेलना पड़ता। डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर एक सामान्य कैओस बीस्ट हुआ करता था। हालांकि यह डेथ सोर्स क्रिस्टल की आभा से प्रभावित था और समय के धीरे धीरे खिसकने के साथ साथ परिवर्तित हो गया। केवल कुछ 100 वर्षों में यह एक सामान्य मकड़ी से वर्तमान डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर में बदल गई। इसके बाद यह डेथ सोर्स क्रिस्टल के पास चला गया और क्रिस्टल को अपने जीवन के खजाने के रूप में संरक्षित करते हुए वहां रहना शुरू कर दिया। साथ ही यह डेथ सोर्स क्रिस्टल द्वारा लगातार छोड़ी गई डेथली एनर्जी को अवशोषित करता रहा और मजबूत होता गया। केवल कुछ लाख वर्षों में यह एक अराजकता संप्रभु क्षेत्र का जानवर बन गया, जिसके पास भयानक युद्ध शक्ति है। साथ ही इसने कुछ क्षमताओं में महारत हासिल की जो स्वाभाविक रूप से डेथ सोर्स क्रिस्टल से संबंधित हैं। ये जियाओ इस बात को समझ सकता था। आखिरकार डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर ने डेथ सोर्स क्रिस्टल द्वारा जारी घातक ऊर्जा को बहुत लंबे समय तक अवशोषित किया। इस मकड़ी के लिए कुछ क्षमताएं विकसित करना सामान्य है जो डेथ एनर्जी और डेथ सोर्स क्रिस्टल की पूरक हैं। समय बीता गया और बहुत जल्द 10 लाख से अधिक वर्ष बीत गए। डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर ने 10 लाख वर्षों तक घातक ऊर्जा को अवशोषित किया। इसके सभी व्यक्तिगत गुण एक आश्चर्यजनक परिवर्तन से गुजरे। हालांकि यह अभी भी अंतिम बाधा को पार करने में असमर्थ था। हालांकि
इस बीच इसने डेथ सोर्स क्रिस्टल की मदद से मृत्यु के नियम को समझा और साथ ही मृत्यु नियम के 10% गहन सत्य को भी समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हर 1 लाख वर्षों में कुछ परिवर्तनों से गुजरता रहा। प्रत्येक परिवर्तन से ताकत में तत्काल वृद्धि हुई। यही कारण था कि जब डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर उस पर हमला कर रहा था तो ये जियों को एक अविश्वसनीय दुश्मन का सामना करने जैसा महसूस हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक कैओस सॉवरेन रियलम मकड़ी थी, यह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। यदि ये जियो डेथ सोर्स क्रिस्टल प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले इस मकड़ी को मारना होगा। विशाल मकड़ी को देखकर ये जियाओ अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट से मकड़ी इंसानों की तरह भौहें सिकोड़ने लगी, जो मकड़ी के चेहरे पर बहुत राक्षसी लग रही थी। यह सोच रहा होगा कि ये जियाओ, जो अभी भाग रहा था, अचानक क्यों मुस्कुराने लगा। ये जियाओ बोला, तुमने मेरी आत्मा को जलाने की कोशिश की, ठीक है? मुझे तुम्हारी आत्मा पर भी हमला करने की कोशिश करने दो। अगर तुम मेरे हमले का सामना कर सकते हो तो मैं डेथ सोर्स क्रिस्टल लिए बिना इस पवित्र डोमेन को छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। ये जियाओं को दुश्मनों की आत्माओं को नष्ट करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ आसानी से किसी को भी मार सकता है जिसकी आत्मिक शक्ति उसकी तुलना में कमजोर है। जब ये जियाओ बुरी नजर वाले गोल्डन लायन का सामना कर रहा था तो उसकी आत्मा शक्ति अचानक भड़क उठी और कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। अब ये जियाओ को संदेह था कि वह अपने वर्तमान सोल फोर्स के साथ एक दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा को आसानी से मार सकता है। आत्मा का विनाश मकड़ी द्वारा कोई प्रतिक्रिया देने की प्रतीक्षा किए बिना ये जियाओ ने अपना हमला किया। उसने डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर की आत्मा पर ताला लगा दिया और उसकी आत्मा की शक्ति ने मकड़ी की आत्मा पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह एक पल में चकनाचूर हो गई। डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर कुछ भी करने में असमर्थ था, यहाँ तक कि वह सांस खोने से पहले आखिरी बार चिल्लाने में भी असफल रहा। यह ऐसे ही मर गया। हम मकड़ी की लाश को देखते हुए ये जियाओ ने ठंडी आवाज में कहा, अंत में आप कुछ खास नहीं थे। फिर ये जियाओ ने कुछ सोचा और मकड़ी की लाश को हटा दिया। चाहे कुछ भी हो, यह मकड़ी एक अराजकता संप्रभु क्षेत्र का जानवर थी। महान लोगों सहित अनगिनत लोग इस शव पर कब्जा करने के लिए लड़ेंगे। अराजकता संप्रभु क्षेत्र के जानवर की लाश बहुत मूल्यवान थी। इस जानवर का हर हिस्सा एक मूल्यवान खजाना है जिसे अत्यधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। अब जबकि डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर मर चुका था, ये जियो बिना किसी परेशानी के डेथ सोर्स क्रिस्टल प्राप्त कर सकता था। इस पवित्र क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं था जो ये जियाओ को रोक सके। ये जियाओ ने अपनी दिव्य भावना जारी की और पूरे पवित्र क्षेत्र को कवर किया। तो तुम वहां छुपे हो, ये जियाओ मुस्कुराए और डेथ सोर्स क्रिस्टल के सामने आकर टेलीपोर्ट किए। डेथ सोर्स क्रिस्टल एक गुफा के अंदर गहराई में स्थित था। एक फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर द्वारा रखी गई एक उच्च स्तरीय महान फॉर्मेशन इसकी रक्षा कर रही थी। वह डेथ गेज स्पेक्ट्रल स्पाइडर यहाँ तब आया होगा जब वह अभी भी कमजोर था। उसने कई बार इस संरचना को तोड़ने की कोशिश की होगी लेकिन अंततः विफल रहा। जैसे जैसे समय बीता गया, यह संरचना कुछ ऐसी बन गई जिसे न तो तोड़ा जा सकता था और न ही लोगों की नजरों से गुजरा जा सकता था। मकड़ी, यहाँ तक कि जब यह कैओस सॉवरेन रियलम मकड़ी बन गई, तब भी इसकी नजर में यह संरचना एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए इसने संरचना को तोड़ने की कोशिश भी नहीं की होगी। यह था उस मकड़ी के लालची स्वभाव के कारण उसने डेथ सोर्स क्रिस्टल को निगल लिया होगा। यह सिर्फ इतना है कि सुदूर अतीत के अनुभव ने उसकी आंखों को कोहरे से भर दिया है। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और संरचना को देखा।
यह एक फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर द्वारा रखी गई एक महान फॉर्मेशन थी। यदि यह गठन किसी फॉर्मेशन गॉड द्वारा बनाया गया था, तो ये जियाओ को इस गठन को तोड़ने के लिए कुछ प्रयास करना होगा। हालांकि इस स्तर के गठन के मामले में ऐसा नहीं था। ये जियो आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने फॉर्मेशन के अंदर अपना पहला कदम रखा, बैंग, एक विस्फोटक ध्वनि हुई और उनके पैर से शॉकवेव्स निकलीं, जो तरंगों में फॉर्मेशन पर हमला कर रही थीं। एक पल में गठन ढह गया। ये जियो आसानी से डेथ सोर्स क्रिस्टल के सामने पहुंच गया और उत्सुकता से उसे देखने लगा। इसका आकार बिल्कुल अन्य सोर्स क्रिस्टल जैसा ही था, फर्क सिर्फ क्रिस्टल की आभा, ऊर्जा और रंग का था। क्रिस्टल अधिक गहरा नहीं हो सकता। यह लगातार एक घातक आभा से भरी घातक ऊर्जा छोड़ रहा था, जिसने न केवल गुफा को बल्कि कुछ मील के आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित किया। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और डेथ सोर्स क्रिस्टल को पकड़ लिया। अब तुम मेरी हो। ये जियाओ के पास अब ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल और डेथ सोर्स क्रिस्टल है। वह अराजकता के कमल को ये दो स्रोत क्रिस्टल दे सकता था ताकि वह अपनी दो पंखुड़ियों में समाहित हो सके। हालांकि ये जियो ने ऐसा करना नहीं चुना। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका ब्रह्मांड अभी भी पृथ्वी विध्वंसक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसमें अभी तक परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है। ये जियाओ ने पहले इस परिवर्तन को पूरा होने देने का निर्णय लिया। इस बीच वह जितना संभव हो उतने स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करेगा, और जब परिवर्तन पूरा हो जाएगा तो वे अराजकता के कमल को सभी एकत्रित स्रोत क्रिस्टल देगा और अपने ब्रह्मांड को परिवर्तन के दूसरे चरण से गुजरने देगा। अब जब ये जियाओ ने डेथ सोर्स क्रिस्टल भी प्राप्त कर लिया था, तो उसने पवित्र डोमेन छोड़ दिया और डेथ वैली में दिखाई दिया। चारों ओर देखते हुए ये जियो ने अपना सिर हिलाया। डेथ वैली का मालिक डेथ सोर्स क्रिस्टल को प्राप्त करने के बाद उसे नियंत्रित करने में असमर्थ था, जिसके कारण उसे इस घाटी में आना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप घाटी डेथ वैली में बदल गई। फिर भी वह अपनी कम ताकत के कारण डेथ सोर्स क्रिस्टल को नियंत्रित करने में असमर्थ था और उसे इस रूल सोर्स क्रिस्टल को छिपाने के लिए होली डोमेन बनाना पड़ा। यह वास्तव में डेथ वैली मास्टर के लिए अफसोस की बात थी। ये जियाओ ने आग भरी और लकड़ी की लॉक की भूमि को छोड़कर गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें से 317 मिशन झाव परिवार का विनाश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 317 मिशन झाव परिवार का विनाश। मिस्टिक फॉल्स की भूमि। ये जियाओ ने लकड़ी की ज्वाला की भूमि को छोड़ दिया और मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर आ गए। ये जियाओ के इस भूमि पर आने के दो कारण थे। सबसे पहले, ये जियो झाओयान को मारना चाहता था, जिसने इल्यूजनरी स्पिरिट गेट को सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि उसे पता चला था कि ये जियो को मॉर्निंग स्टार्स का आशीर्वाद मिला था। दूसरे, इस भूमि में दो नियम स्रोत क्रिस्टल थे। वे नियम स्रोत क्रिस्टल ये इन स्रोत क्रिस्टल और यांग स्रोत क्रिस्टल हैं। साथ में वे यिन और यांग स्रोत क्रिस्टल बनाते हैं। ये दो नियम स्रोत क्रिस्टल इस भूमि की नंबर 1 निषिद्ध भूमि के अंदर स्थित थे, जिसे एज़्योर टॉम्ब ऑफ एशियंट्स कहा जाता है। रानी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एज़्योर टॉम्ब ऑफ एशियंट्स डीप सी एबिस से भी ज्यादा खतरनाक है। पूर्वजों के अजूर मकबरे के अंदर मृत्यु दर 100% है। पूर्वजों के अजूर मकबरे में प्रवेश करने के बाद कभी कोई बाहर नहीं आया। हालांकि ये जियाओ की नजर में खतरे जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक प्राचीन का नीला मकबरा गहरे सागर रसातल की तरह एक योद्धा की खेती पर प्रतिबंध नहीं लगाता, तब तक उसे डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि इस नंबर 1 निषिद्ध मैदान के बारे में एक अनोखी बात थी।
पूर्वजों के इस नीले मकबरे के बारे में अनोखी बात यह है कि केवल वे लोग ही इस निषिद्ध भूमि में प्रवेश पा सकते थे जो मिस्टिक फॉल्स की भूमि में पैदा हुए थे। इस भूमि के मूल निवासी के समर्थन के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति पूर्वजों के अजूर मकबरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये जियों की मदद करने के लिए रानी ने पहले ही एक व्यक्ति को चुन लिया था। रानी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये जियाओं को सबसे पहले मिस्टिक सिटी नामक शहर में जाना था। मिस्टिक सिटी रेडिएंट डॉन साम्राज्य का एक विशाल शहर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस शहर में 3 प्रमुख ताकतें हैं। उनमें से एक है हू परिवार। रानी ने हू परिवार के एक व्यक्ति हू जियाओं को पूर्वजों के अजूर मकबरे के लिए अपना मार्गदर्शक बनाने की व्यवस्था की थी। हालांकि मिस्टिक सिटी जाने से पहले ये जियो पहले रेड मून एम्पायर का दौरा करना चाहते थे। रेड मून एम्पायर मिस्टिक फॉल्स की भूमि में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। इस पर रेड मून महारानी का शासन है। ये जियाओं को संदेह था कि रेड मून महारानी का संबंध रेड मून मंदिर से हो सकता है जो बहुत समय पहले नष्ट हो गया था। ये जियाओं को अभी भी याद है कि वह रेड मून के खोए हुए जंगल में प्रवेश कर चुका था और फिर घटनाओं की एक श्रृंखला ने उसे यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि रेड मून का खोया हुआ जंगल वास्तव में एक गुप्त क्षेत्र है जहां रेड मून मंदिर का खंडहर छिपा हुआ है और उस खंडहर में रेड मून मास्टर द्वारा छोड़ी गई विरासत छिपी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जियों को स्पष्ट रूप से याद था कि 2 लड़कियां निंगजियांग और किंजिंगलिंग मिस्टिक फॉल्स की भूमि से थीं। दोनों लड़कियों के अनुसार वे प्राइमर्डियल मिस्टिक रेस से आती हैं, एक ऐसी जाति जो पिछली कुछ घटनाओं के कारण इंसानों से हड्डियों तक नफरत करती है। बाद में ये जियाओं को पता चला कि उसे यूहान द्वारा अतीत के लाल चंद्रमा के खोए हुए जंगल में भेजा गया होगा जिसने समय के नियम को समझ लिया है। ये जियाओं को पता नहीं है कि यह रेड मून महारानी कौन है, लेकिन वह यह मानने को तैयार है कि वह 2 लड़कियों में से एक हो सकती है। हालांकि ये जियो रेड मून साम्राज्य में जानना चाहता है, रेड मून महारानी के कारण नहीं, यह झाओयान के कारण है। झाओयान रेड मून साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है और ये जियाओ को इस अधिकारी को मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो। इस लानत कमीने ने न केवल इल्यूजनरी स्पिरिट गेट को नष्ट कर दिया, बल्कि उसने इल्यूजनरी स्पिरिट गेट के शेष लोगों के लिए खुले तौर पर घोषणा करते हुए कहा कि वे लिंग शियाओलोंग मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर जा सकता है और रेड मून साम्राज्य में उसकी तलाश कर सकता है। ये जियाओ इस कमीने को कैसे जवाब नहीं दे सकता था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन में उसे मारने जा रहा था। ये जियाओ के मिस्टिक फॉल्स की भूमि के बाहर आने के बाद उन्होंने मंच को शून्य में तैरते हुए छोड़ दिया और इस भूमि पर टेलीपोर्ट किया। फिर उसने आसपास पूछा और पता चला कि वे संयोग से रेड मून एम्पायर में उतर गया था। बिना देर किए ये जियाओ ने झाओयान के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छी जगह टावर ऑफ सीक्रेट्स नामक एक टावर था जो हर बड़े शहर में पाया जा सकता था। ये जियाओ सीधे रेड मून साम्राज्य के शाही शहर रेड मून सिटी गए। वहां उन्हें टावर ऑफ सीक्रेट्स मिला और उन्होंने बड़ी मात्रा में एनर्जी स्टोन्स का भुगतान करने के बाद झाओयान और झाओ परिवार के बारे में सारी जानकारी खरीदी। टावर ऑफ सीक्रेट्स से प्राप्त जानकारी से ये जियों को समझ में आ गया कि न केवल झाओयान घमंडी था, बल्कि पूरा झाओ परिवार भेड़ियों और अपराधियों का अड्डा था। झाओ परिवार ने अनगिनत अपराध किए थे, लेकिन कोई भी इस परिवार पर हाथ नहीं उठा सका क्योंकि इस परिवार के 3 बुजुर्ग खुद रेड मून महारानी के लिए काम कर रहे थे। एक पल के लिए ये जियाओ गुस्से में था। उनकी नजर में रेड मून महारानी या तो निंगजियांग या किंजिंगलिंग होनी चाहिए। वे ऐसे लोगों को अपने विश्वसनीय सहयोगी के रूप में कैसे रख सकते हैं?
उन्हें न केवल झाओ परिवार को दंडित करना चाहिए था, बल्कि इस परिवार को साम्राज्य से पूरी तरह मिटा देना चाहिए था। चूंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, मैं झाओ परिवार को नष्ट करके रेड मून साम्राज्य पर उपकार करूंगा। हाँ, अकेले झाओ यान अब ये जियो का लक्ष्य नहीं था। इसके बजाय पूरा झाओ परिवार उसका निशाना बन गया। वैसे भी ये जियाओ जैसे अराजकता संप्रभु क्षेत्र के योद्धा के लिए एक परिवार को खत्म करना चींटियों की एक कॉलोनी को खत्म करने से ज्यादा कुछ नहीं था। ये जियाओ को टावर ऑफ सीक्रेट्स से प्राप्त जानकारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने आसपास पूछा तो पाया कि उन्हें जो भी जानकारी मिली वह सच थी। झाओ परिवार की प्रतिष्ठा बेहद खराब थी। जनता की नजर में वे खलनायक थे। इस परिवार को पूरी तरह से दंडित करने के लिए ये जियो ने झाओ परिवार के सभी लोगों को एक ही बार में मारने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने रात में झाओ परिवार पर आक्रमण करके उन्हें एक एक करके मारने का फैसला किया। साथ ही वह अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा, अन्यथा यह पूरे साम्राज्य का ध्यान आकर्षित करेगा, जो ये जियो स्पष्ट रूप से नहीं होना चाहता है। रात होने में अभी वक्त था। ये जियो को झाओ परिवार का स्थान मिला। फिर उसने पास में एक सराय ढूंढने से पहले आसपास का सर्वेक्षण किया। उसने रात तक इस सराय के अंदर अपना समय बर्बाद करने का फैसला किया। उन्होंने एक कमरा बुक किया लेकिन तुरंत वहां नहीं गए। उसने एक प्लेट स्वादिष्ट भोजन का ऑर्डर दिया और लोगों की बातचीत सुनने लगा। अरे, क्या तुमने सुना? गोल्डन फेदर संप्रदाय कुछ दिनों में शिष्यों की भर्ती के लिए यहाँ है। क्या आप भाग लेने के लिए तैयार हैं? ये जियाओ के बगल वाली मेज से अचानक धीमी आवाज सुनाई दी। क्या गोल्डन फेदर संप्रदाय के शिष्य हमें पहले सूचित करने नहीं आए थे? यहाँ तक कि शाही परिवार भी इस मामले को बहुत महत्व देता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार गोल्डन फेदर संप्रदाय के शिष्य भर्ती में झाओ परिवार के पागल युवा मास्टर झाओ भी भाग लेने जा रहे हैं। वे इस बार भी सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। हाँ, वे झाओ वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। वह 1 लाख वर्ष का भी नहीं है, लेकिन वे पहले ही कैओस स्पिरिट सेंट क्षेत्र, स्वर्गीय संत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका है। मुझे डर है कि वह चैंपियन होगा इस बार। है तुम लोग इस बारे में नहीं जानते, ठीक है? मैंने किसी से सुना है कि झाओ एक छोटे परिवार के शिष्य के साथ लड़ने के लिए एक छोटे शहर में गया था, लेकिन न केवल वह लड़ाई हार गया, बल्कि उसकी खेती भी बर्बाद हो गई। वह दयनीय स्थिति में वापस आया क्योंकि वे पहले से ही अपंग है। वे गोल्डन फेदर संप्रदाय की भर्ती प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता है? क्या यह सच है? झाओ स्वर्गीय संत क्षेत्र में योद्धा है, और जब वे बाहर जाता है तो निश्चित रूप से कोई उसकी रक्षा करता है। उसकी खेती इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो सकती है? उसके आसपास के लोग हाँफने लगे। यह स्पष्ट था कि उनके लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। जब ये जियाओ ने यह सुना तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसे बस उस व्यक्ति के बारे में उत्सुकता महसूस हुई जिसने इस झाओ को अपंग कर दिया था। आखिरकार एक छोटे परिवार के शिष्य के रूप में उन्होंने झाओ परिवार के युवा गुरुवार की खेती को पंगु बनाने का साहस किया। क्या उसे डर नहीं है कि पूरा झाओ परिवार उसके और उसके परिवार के पीछे चला जाएगा? ये जियाओ ने सुनना जारी रखा और कुछ और जानकारी एकत्र की। हालांकि जानकारी के ये टुकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। वह आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा। उसके बाद उन्होंने कोई उपयोगी जानकारी नहीं सुनी। उसने सीधे बिल का भुगतान किया और आराम करने के लिए बुक किए गए कमरे में चला गया। जब इस भूमि पर अंधेरा राज करेगा तो वे कार्यवाही करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें।
संपर्क करें साइट मैप दान करें से 318 झाव परिवार एक अजीब परिवार पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 318 झाव परिवार एक अजीब परिवार। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। अंधेरी रात में तारे आकाश में प्रकाश बिखेर रहे थे। हालांकि आधी रात के करीब हो चुकी थी, फिर भी बाहर तेज रोशनी थी। हालांकि दिन की तुलना में बहुत अधिक ठंड थी, फिर भी कभी कभार कुछ पैदल यात्रियों को वहां से गुजरते हुए देखा जा सकता था। सड़क पर दुकानदारों ने पहले ही धीरे धीरे अपनी दुकानें बंद कर दी थीं। आधी रात के बाद ही आखिरकार सड़क पर लोगों की संख्या कम हुई। उसी समय ये जियाओ ने भी अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधे सराय से बाहर चला गया। चारों ओर देखने के बाद वह सीधे शहर के केंद्र की ओर चला गया, जो उत्तर पूर्व के निकट था। रेड मून सिटी का झाओ परिवार रेड मून सिटी के 8 महान परिवारों में से एक था, इसलिए जिस क्षेत्र पर उनका कब्जा था वह स्वाभाविक रूप से गतिविधि से भरा हुआ था। जब ये जियाओ झाओ परिवार के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां अभी भी तेज रोशनी थी। सौभाग्य से उनकी खेती का स्तर ऊंचा नहीं था और छुपे हुए ये जियों का पता लगाने में असमर्थ थे। अपनी खेती के साथ जब तक ये जियाओ नहीं चाहता था कि कोई उसे खोजे, कोई भी उसके अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता था। दर्शकों के लिए झाओ परिवार जो भारी सुरक्षा में था, बस एक किला था। लोगों के लिए अंदर घुसना असंभव था। हालांकि ये जियों के लिए झाओ परिवार पर आक्रमण करने जैसा कुछ हासिल करना बहुत सरल था। झाओ परिवार के निवास के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद ये जियाओ ने बिना किसी लोगों के एक दीवार पर छलांग लगा दी और छत पर कदम रखा। फिर वह जल्दी से जागीर में एक पेड़ की छाया में कूद गया। ये जियों के प्रवेश करने के कुछ समय बाद 4 कैओस स्पिरिट सेंट्रियलम गार्डों का एक समूह वहां से गुजरा जहां ये जियो ने पहले प्रवेश किया था, लेकिन उन्हें ये जियो का कोई निशान नहीं मिला। चुपचाप घास में रहकर ये जियाओ ने झाओ परिवार के भीतरी आंगन में घुसने से पहले सभी गार्डों के जाने का इंतजार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसका गार्डों के साथ नरसंहार शुरू करने का इरादा नहीं था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह गार्डों को जाने देने का इरादा रखता है। नहीं, झाओ परिवार के नाम पर गार्डों ने अक्षम्य अपराध भी किए थे। ये जियाओ को यह नहीं पता था कि रेड मून महारानी ने झाओ परिवार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। रास्ते में ये जियाओ की मुलाकात गश्त कर रहे गार्डों के 3 समूहों से हुई। कुछ ही समय में वह अंततः झाओ परिवार के एक मुख्य सदस्य के निवास पर पहुंच गया। हालांकि काफी रात हो चुकी थी, लेकिन अंदर के लोग सोए नहीं थे। इसे कमरे के अंदर से आती रोशनी की झिलमिलाहट और धीमी आवाज से देखा जा सकता था। कुछ देर तक देखने के बाद ये जियाओ को यकीन हो गया कि केवल एक ही व्यक्ति है जो अंदर किसी प्रकार का युद्ध कौशल विकसित कर रहा है। ये जियाओ दरवाजे के सामने चमका और उसे धक्का देकर खोल दिया। उसकी आकृति चमककर कमरे में खेती कर रहे व्यक्ति के सामने आ गई। उस व्यक्ति के पास केवल ग्रेट सेंट्रियलम खेती का आधार था, यहाँ तक कि गश्त करने वाले गार्डों से भी नीचे, और ये जियाओ ने जानबूझकर अपनी उपस्थिति को छुपाया था। वह यह महसूस करने में असमर्थ था कि कब ये जियो उसके कमरे के अंदर घुस गया। जब उसने ये जियाओ का पता लगाया तो ये जियाओ पहले से ही उसके सामने था। उसने उसे जवाबी कार्यवाही करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। अब से मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और तुम उसका उत्तर दे सकते हो, अन्यथा मर जाओ। ये जियाओ के शरीर से एक हिंसक हत्या का इरादा उभर आया क्योंकि उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को उदासीनता से देखा। इतना सब कहने के बाद उस आदमी को अपनी पूरी ताकत से सिर हिलाते हुए देखकर
ये जियाओ का दाहिना हाथ थोड़ा ढीला हो गया, जिससे आदमी को सांस लेने की इजाजत मिल गई। अगर उसने कोई चाल चलने की हिम्मत की, तो थोड़े से बल के साथ वह उस आदमी का जीवन समाप्त कर सकता था। आप, वास्तव में आप कौन हैं? यह यहाँ क्यों दिखाई दिया? घुटन की भावना गायब हो गई, और उस आदमी ने तुरंत यह सवाल पूछा। लेकिन ये जियाओ की आंखों में ठंडी चमक देखकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसे डर था कि अगर वह नाखुश होगा तो ये जियो उसे मार डालेगा। मुझे बताओ, झाओ परिवार में कितने शक्तिशाली लोग हैं? उनकी खेती का स्तर क्या है? ये जियाओ ने उस आदमी के भयभीत चेहरे को देखा और उदासीनता से पूछा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उस आदमी को भी समझ आ गया कि वह एक खतरनाक स्थिति में पड़ गया है। यदि उसने ऐसा कुछ भी किया जिससे ये जियाओ अप्रसन्न हो, तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। कम से कम 50 के उस ओवरऑल और दायरे के योद्धा, दर्जनों नौ विशाल मूल समुद्री दायरे के योद्धा, और 3 ओरिजिन फ्यूजन सॉवरिन दायरे के योद्धा हैं। उनमें से हमारे परिवार के मुखिया की खेती सबसे ज्यादा है। वह पहले से ही ओरिजिन फ्यूजन सॉवरिन के शिखर तक खेती कर चुका है। क्षेत्र उत्पत्ति का शिखर संलयन संप्रभु क्षेत्र। ये जियाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। इन लोगों को मारना ये जियाओ के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि उसे अभी भी आश्चर्य है कि किसी ने झाओ परिवार के खिलाफ कभी कार्यवाही क्यों नहीं की। रेड मून महारानी और शाही परिवार को छोड़कर झाओ परिवार ने कई शक्तिशाली दुश्मन बनाए होंगे। झाओ परिवार को एक शक्तिशाली ताकत कहा जा सकता है, लेकिन रेड मून साम्राज्य में ऐसी ताकतों की कोई कमी नहीं है। कोई उनके खिलाफ क्यों नहीं गया? ये जियो को इस तरह देखकर उस आदमी ने सोचा कि ये जियो डर गया है, और तुरंत कहा, यह सही है। फैमिली हेड ओरिजिन फ्यूजन सॉवरिन दायरे के शिखर पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है। वह बहुत जल्द एक मिस्टिक सॉवरिन बन जाएगा। मैं सलाह देता हूँ आप जल्दी से चले जाइए। मैं आज के मामले को ऐसे मान सकता हूँ जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं। ये जियाओ ने उस आदमी को ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। अपना सिर हिलाते हुए उसके दाहिने हाथ ने तुरंत बल लगाया, जिससे दूसरा पक्ष बोलना जारी रखने में असमर्थ हो गया। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। सौभाग्य से ये जियाओ की फिलहाल उसे मारने की कोई योजना नहीं थी, इसलिए उसे सबक सिखाने के बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया। इस बार उस आदमी ने और अधिक बकवास बोलने की हिम्मत नहीं की और ये जियाओ को डर से देखा। काफी देर के बाद ये जियो ने अपना मुंह खोला और फिर से पूछा, अराजकता अधिपति संत क्षेत्र और उससे ऊपर के योद्धा आमतौर पर झाओ परिवार में कहाँ रहते हैं? झाओ परिवार के प्रत्यक्ष रक्तरेखा परिवार के सदस्य अन्य किन क्षेत्रों में हैं? आप यह पूछना चाहते हैं? उस आदमी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, लेकिन ये जियाओ की कातिल निगाहों को देखने के बाद वह उत्सुकता से केवल उस स्थान के बारे में बता सका जहां उनमें से प्रत्येक स्थित था। समझ गया, अब आप जा सकते हैं, ये जियाओ ने उदासीनता से कहा। इससे पहले कि उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ पाती, ये जियाओ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे कुचल दिया। अविश्वास से भरे चेहरे के साथ ये जियाओ को देखते ही उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये जियो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसे मार डालेगा। दूसरे पक्ष से छुटकारा पाने के बाद ये जियाओ ने उसकी लाश को देखा और नम्रता से कहा, मैं आपसे एक स्वर्गीय दानव की आभा महसूस कर सकता हूँ। आपने या तो एक स्वर्गीय दानव के साथ अनुबंध किया होगा या किसी के संपर्क में आए होंगे। जो भी हो विकल्प सत्य हो सकता है। यह सत्य है कि तुम्हारा स्वर्गीय राक्षसों से संबंध है। मैं तुम्हें कैसे नहीं मार सकता? ये जियो ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि यह झाओ परिवार सरल नहीं है। यदि स्वर्गीय राक्षसों को शामिल किया जाता है
तो वे एक कारण बन सकते हैं कि रेड मून महारानी ने अभी तक झाओ परिवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। आखिरकार यदि रेड मून महारानी को स्वर्गीय राक्षसों के अस्तित्व और उनके साथ झाओ परिवार के संबंध के बारे में पता है, तो उसे उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। वह लापरवाही से उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी। ये जियाओ ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। यह दूसरों का शिकार करने का समय था। हालांकि इससे पहले पहली बार ये जियो ने पूरे झाओ परिवार को अपनी दिव्य भावना से आच्छादित किया था। कीड़े उस पल में ये जियाओ यह जानकर हैरान रह गया कि झाओ परिवार के सभी ऊपरी स्तर कीड़े थे। वास्तव में झाओ परिवार के सभी मुख्य सदस्य कीड़े थे। जहां तक कुछ लोगों की बात है जो मनुष्य थे, उनके शरीर के अंदर एक स्वर्गीय दानव की आभा छिपी हुई है। क्या हो रहा है, ये जियाओ ने गहराई से भौहें चढ़ाई। ऐसी स्थिति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी नजर में अगर झाओ परिवार कीड़े का परिवार है, तो वहां इंसान नहीं होना चाहिए। हालांकि झाओ परिवार मनुष्यों और कीड़ों के साथ मिश्रित था। कुछ बेहद गलत होगा, ये जियाओ ने बुदबुदाया और जितनी जल्दी हो सके उन सभी से छुटकारा पाने का फैसला किया। चूहे बिल्ली का खेल खेलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस मामले में कीड़े और स्वर्गीय राक्षस शामिल हैं, इसलिए उन्हें शीघ्रता से खत्म करना सही काम होगा। जैसे ही ये जियो अपने यूनिवर्स एसेंस फ्लेम से पूरे झाओ परिवार को जलाने वाला था, उसने झाओ परिवार के कुछ प्रमुख परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत सुनी। उनकी दिव्य भावना ने पहले ही पूरे झाओ परिवार को कवर कर लिया था, इसलिए उनकी बातचीत सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये जियाओ का ध्यान उनकी बातचीत की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि उनमें से एक ने दूसरे व्यक्ति को झाओयान कहा। स्पष्ट रूप से इनमें से एक व्यक्ति एक दुश्मन था जिसे ये जियाओ वास्तव में बुरी तरह से मारना चाहता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करेंसी 119 अध्याय 319 झाओयान पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 319 अध्याय 319 झाओयान। ये जियाओ ने अपनी दिव्य भावना को वापस ले लिया और उस दुश्मन को मारने का मन बना लिया जिसकी तलाश में वे इस भूमि पर आया था। वे लोग झाओ परिवार के मध्य क्षेत्र में स्थित थे। ये जियाओ को वहां पहुंचने से पहले बीच में कई आंगनों को पार करना पड़ा। वास्तव में वे केवल टेलीपोर्ट करना चुन सकता था। हालांकि उसने रास्ते में अपने यूनिवर्स एसेंस फ्लेम के साथ सभी कीड़ों को मारने और जलाकर राख करने का फैसला किया, इसलिए उसने टेलीपोर्ट नहीं किया। इसके बजाय वह एक आंगन से दूसरे आंगन तक चलना शुरू कर दिया और जो भी कीड़े उसने देखे उन्हें मार डाला। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए भले ही उन कीड़ों ने आराम नहीं किया, लेकिन वे शायद ही कभी बाहर घूमते थे। गश्त कर रहे गार्डों के समूह के अलावा ये जियाओ का किसी और से सामना नहीं हुआ जो उसे परेशान कर सके। वह आसानी से एक के बाद एक लोगों की हत्या करता गया। थोड़ी देर के बाद ये जियाओ एक कमरे के सामने आया जो तेज रोशनी में था। ये जियाओ दीवार की छाया में खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा कि इस कमरे के अंदर कोई बात कर रहा है या नहीं। साथ ही उसने खिड़की का कागज भी तोड़ दिया। कमरे की स्थिति तुरंत ये जियाओ की नजरों में आ गई। हालांकि इससे ये जियाओ का चेहरा लाल हो गया। यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। कमरे में बिस्तर पर 2 नग्न लोग लगातार घूम रहे थे और वे उनमें से आने वाली अश्लील आवाजें सुन सकता था, जिससे ये जियाओ का चेहरा और अधिक गहरा हो गया था। भले ही उसने अपने पिछले जीवन में कई बार इसका अनुभव किया था, ये जियाओ यहाँ ऐसी चीजों का सामना करने को केवल दुर्भाग्य ही कह सकता है। स्वाभाविक रूप से वे बाहर इंतजार नहीं कर सकता था।
कौन जानता था कि अंदर के दोनों लोग जो काम कर रहे थे उसे कब पूरा करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जबकि अंदर दोनों जोश में थे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। ये जियाओ ने चुपचाप दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर चला गया। वह और भी करीब चला गया और जल्द ही वे तीव्रता से हिलते हुए दो सफेद शरीरों के सामने प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के ये जियो ने अचानक इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाला और अपनी चाल चली। वे दोनों बेहोशी की हालत में थे जब उन्होंने अचानक अपने पीछे से हवा का तेज झोंका सुना। उन्होंने अवचेतन रूप से देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उनके पास रोने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि वे पूरी तरह से बेहोश हो गए। ये दोनों मनुष्य थे, लेकिन उनकी आभा में स्वर्गीय राक्षसों के निशान थे। दोनों की आसानी से देखभाल करने के बाद ये जियाओ ने दरवाजा बंद करने से पहले उन्हें जलाकर राख कर दिया। फिर वह एक बार फिर अंधेरे में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आगे जो हुआ वह सरल था। ये जियाओ आसपास के क्षेत्र में आगे पीछे घूमता रहा और सभी कीड़े और इंसानों को जलाकर मार डाला। जहां तक उन नौकरों और गार्डों की बात है जो शुद्ध इंसान थे, ये जियाओ ने उन्हें यूं ही नहीं मारा। लेकिन निश्चित रूप से अगर उन्होंने विरोध किया तो ये जियाओ भी दयालु नहीं थे। 1 घंटे से भी कम समय में ये जियाओ ने लगातार 30 से अधिक कमरों में प्रवेश किया और लगभग 50 लोगों को मार डाला। आखिरकार वह एक आलीशान आंगन के सामने पहुंचा जहां झाओ यान सहित कुछ लोग कुछ बात कर रहे थे। यह एक आलीशान प्रांगण था जिसका क्षेत्रफल 300 मीटर से अधिक था। ये जियाओ ने लापरवाही से आसपास का निरीक्षण किया और 8 लोगों की 2 टुकड़ियों को आगे और पीछे के दरवाजों की रखवाली करते हुए पाया। छाया में कई रक्षक भी छिपे हुए थे। ये जियो ने जिस आभा का पता लगाया उसके अनुसार वे सभी कैओस ओवरलॉर्ड्स थे। इधर उधर कूदने के बाद ये जियो ने आसानी से 8 गार्डों के 2 दस्तों सहित सभी गार्डों की देखभाल की। उसने उनकी जान नहीं बख्शी, क्योंकि चूंकि वे इतने महत्वपूर्ण लोगों के रक्षक बन सकते थे, तो यह स्पष्ट है कि वे अच्छे लोग भी नहीं थे। उन्होंने अपनी भूख मिटाने और झाओ परिवार में अच्छे दिखने के लिए कई अपराध किए होंगे। उन सभी की देखभाल करने के बाद ये जियाओ चुपचाप कमरे के पीछे एक अंधेरे कोने में प्रवेश कर गया। उसने थोड़ी दूरी से अंदर झांक कर देखा तो 4 लोग थे। इसके अलावा 4 लोगों के विपरीत एक व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति झाओ यान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जियाओ ने झाओ यान को कभी नहीं देखा था, उसके माता पिता और दादा ने बताया था कि झाओ यान कैसा दिखता था। उन चेहरे की विशेषताओं से ये जियो आसानी से बता सकता था कि यह व्यक्ति झाओ यान था। युवा मास्टर झाओ, आपने मुझसे जो जड़ी बूटियां तैयार करने के लिए कहा है वे कमोबेश तैयार हैं। थोड़ी देर में हम आपको गोलियां बनाने में मदद करने के लिए एक मास्टर रिफाइनर को आमंत्रित कर सकते हैं। जब एक पल की चुप्पी के बाद झाओ में नफरत का एक संकेत झलक गया यान का चेहरा। उसने उठाया, आप निश्चित रूप से स्वर्गीय संत क्षेत्र की बाधा को पार कर सकते हैं और एक उस अधिपति संत बन सकते हैं। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुर्सी पर बैठे झाओ यान से सम्मानपूर्वक बात की। हम शाबाश। झाओ यान ने बिना किसी भाव के अपना सिर हिलाया। भले ही वह दूसरे पक्ष की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उसने थोड़ी सी भी मुस्कान नहीं दिखाई। एक पल की चुप्पी के बाद झाओ यान के चेहरे पर नफरत की झलक दिखी। उसने बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा, क्या अंकल यूं और बाकी लोगों से अभी भी कोई खबर नहीं आई है? युवा मास्टर झाओ, मास्टर यू9 विशाल मूल सागर क्षेत्र के शिखर पर अस्तित्व में है और वे एक छोटे से काओ परिवार से निपटने के लिए 3 अन्य कैओस ओवरलॉर्ड सेंट क्षेत्र योद्धाओं को भी लाया था।
यह उस परिवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अब वह कोई समाचार वापस नहीं आया है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों स्थान बहुत दूर हैं। इसके अलावा वे रास्ते में जश्न मना रहे होंगे, इसलिए हो सकता है कि वे आज न आए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे निश्चित रूप से कल वापस आएंगे। झाओयान के बगल वाले व्यक्ति का दिल कांप उठा। वह तुरंत 2 कदम आगे बढ़ा, मुस्कुराया और समझाने लगा। हम मैं समझ गया। झाओयान ने थोड़ा सिर हिलाया और जारी रखा। गोल्डन फेदर संप्रदाय के दूत के आने में कितना समय लगेगा? हमारी रिपोर्ट के अनुसार शिष्य भर्ती के लिए जिम्मेदार दूत पहले ही गोल्डन फेदर संप्रदाय छोड़ चुके हैं। मेरा अनुमान है कि वे पहले ही पड़ोसी शहर में पहुंच चुके हैं और संभवतः कुछ दिनों में रेड मून सिटी पहुंचेंगे। यह वही व्यक्ति था जिसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पिता और बाकी लोग कहाँ हैं? ऐसा लगा जैसे झाओयान ने कुछ सोचा हो और अचानक पूछा। मास्टर, मंत्री क्यूई की तलाश के लिए रॉयल कैसल गए हैं। हालांकि मास्टर ने पहले से ही कुछ तैयारी कर ली है और गोल्डन फेदर संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए आपके लिए पहले से ही एक जगह बुक कर ली है। आपको पहले कैओस ओवरऑल और सेंट क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। मंत्री क्यूई शापित पेड़ की जड़ है जो आपकी खेती के बाद के चरण में आपकी मदद कर सकती है। मास्टर उस खजाने के लिए मंत्री क्यूई से पूछने गया है। एक बार फिर आदरपूर्ण स्वर गूंजा। खिड़की के बाहर ये जियाओ की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। अंदर मौजूद लोग काफी देर तक कई मुद्दों पर बातचीत करते रहे। झाओ परिवार में झाओयान की स्थिति कम नहीं लगती है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि झाओयान कोई इंसान नहीं बल्कि एक कीड़ा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह किसी से नहीं डरता था और उसने इल्यूजनरी स्पिरिट गेट को नष्ट करने के बाद ये जेओ को चुनौती देने का साहस किया। झाओयान को अंधविश्वास होना चाहिए कि उसे मारा नहीं जा सकता। काफी देर के बाद झाओयान ने आखिरकार अपना हाथ लहराया और कहा, देर हो रही है, आप लोग पहले वापस जा सकते हैं। जी श्रीमान। उन चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, हाथ मिलाया और तेजी से चले गए। उन चारों को जाने की ओर मुड़ते देख ये जियाओ तुरंत इन कीड़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वे बाहर निकले, एक रोशनी चमकी और उन चारों के सिर अलग हो गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि चारों कीड़ों को पता ही नहीं चला कि उनका सिर अलग हो गया है। और जब वे अभी भी भ्रमित थे, सफेद ज्वाला की एक लहर फेंकी गई जो उनके चारों ओर लिपट गई और भयंकर रूप से जलने लगी, जिससे वे तुरंत राख में बदल गए। सच तो यह है कि राख भी नहीं बची थी। ब्रह्मांडसार ज्वाला केवल जलती नहीं है, यह उन्हें उस बिंदु तक नष्ट कर देती है जहां कुछ भी नहीं बचता है। साथ ही यह लौ रक्त सार, जीवन सार और आत्मा सार सहित सभी सार को बलपूर्वक अवशोषित कर लेती है और मजबूत होती जाती है। ब्रह्मांड सार ज्वाला का यह गुण भयानक है। अब जब ये जेओ ने चुपचाप 4 कीड़ों से छुटकारा पा लिया था, तो झाओयान को मारने का समय आ गया था। चरमराहट, ये जियाओ ने दरवाजे को धक्का दिया जो चरमराती आवाज के साथ खुल गया। मैंने तुम सबको जाने के लिए कहा था, शायद यह सोचकर कि वे लोग लौट आए हैं। झाओयान ने गेट की ओर देखे बिना उदासीनता से बात की। वह एक सोने की निशानी को ध्यान से देख रहा था। यह निशानी पंख के आकार की थी। यह एक गोल्डन फेदर टोकन था जो विशेष रूप से गोल्डन फेदर संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्गों से संबंधित था। ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। फिर वह झाओयान के सामने चला गया जो गोल्डन फेदर टोकन को देखने में व्यस्त था। कहो, अब क्या हुआ? तुम वापस क्यों आए? झाओयान बोला और अपना सिर उठाया, लेकिन एक अज्ञात चेहरे को अपनी ओर घूरते देखकर भ्रमित हो गया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें से 320 झाओ परिवार को खत्म करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 320 झाओ परिवार को खत्म करना। आप कौन हैं? झाओ यान उस समय स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि एक अजनबी उसके सामने खड़ा था और ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें अंदर किसने जाने दिया? झाओ यान बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसके बजाय उसने सीधे ये जियाओ की आंखों में देखा और सवाल पूछना जारी रखा। हालांकि ये जियाओ का उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। यह देखकर झाओ यान भौंचक्का रह गया। आखिर आप हैं कौन? झाओ यान गुस्से से चिल्लाया। एक झटके के साथ ये जियो झाओ यान के सामने आया और उसे उठाने से पहले उसकी गर्दन पकड़ ली। झाओ यान चौंक गया और फिर बुरी तरह डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अजनबी न केवल झाओ परिवार पर आक्रमण करने का साहस करेगा बल्कि उसे मारने की कोशिश भी करेगा। अरे अरे अरे, रुको रुको! झाओ यान ने जल्दी से बात की और ये जियो को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? यार, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यह झाओ परिवार है। तुम्हें फिर से विचार करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। झाओ यान को कैसे पता चल सकता था कि वह ये जियो को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसके शब्द ये जियो के पक्ष में किसी को भी भड़काने के लिए पर्याप्त थे। ये जियाओ ने शांत रहते हुए कहा, क्या आप पहले ही भूल गए? सैकड़ों साल पहले आपने सुबह के सितारों की भूमि में एक अद्वितीय संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। जाने से पहले आपने सभी से कहा था कि अगर मैं बदला लेना चाहता हूँ तो मुझे भूमि पर आने दीजिए। मिस्टिक फॉल्स का और रेड मून एम्पायर में आपकी तलाश करें। सुबह के सितारों की भूमि। झाओ यान ने भौहें चढ़ा दी। वह महसूस कर सकता था कि ये जियाओ का हाथ उसकी गर्दन पर कस रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले तो वह थोड़ा भ्रमित हुआ, जैसे कि वह पूरी तरह से भूल गया हो कि उसने सैकड़ों साल पहले क्या किया था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ और उन्होंने कहा, आप वह व्यक्ति हैं जिसे भूमि ने आशीर्वाद दिया है। झाओ यान बोलना जारी रखने वाला था लेकिन ये जियो ने उसे रोक दिया। अब जब तुम्हें यह याद आ गया है तो तुम मर सकते हो, ये जियाओ बोला। लेकिन फिर उसने अचानक कुछ सोचा और कहा, जब तुम मुझे ढूंढते हुए इल्यूजनरी स्पिरिट गेट पर आए तो तुम मुझसे लड़ना चाहते थे। मैं तुम्हें अभी मुझसे लड़ने का मौका दूंगा। जैसे ही ये जियाओ ने बात की, उसने अपनी खेती को स्वर्गीय संत क्षेत्र में दबा दिया और फिर से बोला, अब हमारे पास एक ही खेती का आधार है, चलो लड़ें। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। जैसे ही ये जियो ने बात की, उसने इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाल लिया। इन्फिनिटी एज ब्लेड को बाहर निकालने के ठीक बाद ये जियो ने अचानक गति बढ़ा दी। उसी समय जैसे ही उसने ब्लेड को काटा, उसके हाथ में मौजूद ब्लेड 3 बाद की छवियों में विभाजित हो गया और एक ही समय में झाओ यान के बाएं और दाएं से सीधे कट गया। झाओ यान के शिष्य सिकुड़ गए। हालांकि यह चाल ऐसी लग रही थी जैसे 3 ब्लेड एक साथ हमला कर रहे हों, वास्तव में यह केवल एक ही ब्लेड था। जहां तक अन्य 2 की बात है, वे उसके ब्लेड की केवल बाद की छवियां थीं। यदि वह ये जियाओ के हमले को रोकना चाहता है तो उसे सही हमले को रोकना होगा। अगर उसने गलत अनुमान लगाया तो यह हमला उसकी जान ले सकता है। झाओ यान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसके पास घबराने या अनुमान लगाने का समय नहीं था और वे हमले से बचते हुए तुरंत जमीन पर लुढ़क गया। हालांकि ये जियाओ के लिए कोई तैयारी न करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उसी समय ये जियो ने झाओ यान को चकमा देते देखा।
ये जियो के हाथ में ब्लेड ने अचानक अपना प्रक्षेप पथ बदल दिया। 3 ब्लेड वाली छवियां एक में मिल गईं और इसी तरह झाओयान का पीछा किया गया। इससे पहले कि झाओयान उठ पाता, ये जियो पहले ही पीछे आ चुका था। झाओयान को पलटवार करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये जियाओ के ब्लेड को रोकने के लिए वह जल्दबाजी में केवल अपनी तलवार ही उठा सका। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन वास्तव में उसे एक विशाल बल द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। उसी क्षण ये जियो चमका और एक बार फिर झाओयान के सामने आ गया। यह देखकर झाओयान ने उत्सुकता से जवाबी कार्यवाही करने के लिए अपनी तलवार लहराई, लेकिन जैसे ही उसने ये जियो के हमले का सामना किया, वह तुरंत एक नुकसानदेह स्थिति में गिर गया। टकराना। जैसे ही ये जियाओ का ब्लेड झाओयान के बाएं कंधे में घुसा, जो उसके दिल के करीब था, एक धीमी आवाज सुनी जा सकती थी। आप। झाओयान की आंखें चौड़ी हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बूम। झाओयान की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना जैसे ही एक और विस्फोट हुआ, ये जियो फिर से आगे बढ़ गया। झाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जैसे ही ये जियाओ आगे बढ़ा, उसे एक बार फिर उड़ते हुए भेजा गया। उसकी छाती पर ब्लेड के 2 घाव हो चुके थे और काफी मात्रा में खून बह रहा था। नहीं, मैं झाओ परिवार से हूँ। मैं एक स्वर्गीय संत हूँ जो आगे बढ़ने वाला है और कैओस ओवरलॉर्ड संत बनने वाला है। मैं अभी तक नहीं मर सकता। झाओयान दहाड़ उठा। उस पल उसे ये जियाओ से एक वास्तविक खतरा महसूस हुआ। वह यह भी भूल गया कि वह एक कीड़ा है और इतनी आसानी से नहीं मरेगा। भले ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन कुछ ही समय में उसका शरीर ठीक हो जाएगा और वह फिर से जीवित हो जाएगा। अपने डर के कारण उसने वास्तव में ये जियाओ से लड़ना छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। लेकिन ये जियाओ उसे जाने देने को कैसे तैयार हो सकता था। जैसे ही वह मुड़ा, ये जियाओ ने अपने इन्फिनिटी एज ब्लेड को काट दिया। हालांकि अपने पिछले हमलों के विपरीत, ये जियो का इरादा इस हमले के साथ लड़ाई को समाप्त करने का था। टकराना। झाओयान थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी वह नीचे गिर गया। वह भ्रमित होकर बुदबुदाया, क्या हुआ। जैसे ही उसने असमंजस में अपना सिर घुमाया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक भय में बदल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे जमीन पर एक बिना सिर वाली लाश दिख रही थी। क्या वह मेरा शरीर है, झाओयान ने सोचा। यद्यपि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया था, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसने कदमों की आहट सुनी। वह जानता था कि यह जियो आ रहा है। आप। झाओयान कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी वह दूसरा शब्द भी नहीं कह पाया था कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया। यह एक सफेद लौ थी जिसने उसके भौतिक शरीर को क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया और उसकी आत्मा के सार को निगलना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं हुई, हालांकि उसे जो दर्द हो रहा था वह भयानक था। झाओयान को लग रहा था कि अगर यह सफेद लौ उसके शरीर को जलाती रही, तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। नहीं, झाओयान डर के मारे चिल्लाया, लेकिन यह उसकी आखिरी चीख थी। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, कभी नहीं खोली। ठीक उसी तरह ये जियाओ ने एक और कीड़े को मार डाला जो उसका निजी दुश्मन भी था। अगर वह चाहता तो झाओयान को मौत से भी बदतर स्थिति देकर भयानक मौत दे सकता था। हालांकि वह ऐसा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसी क्षण झाओयान को मार डाला जब झाओयान ने उसे पहचान लिया और याद किया कि उसने सुबह के सितारों की भूमि में क्या किया था। ये जियाओ का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। झाओयान को मारने के बाद उसने इस पूरे परिवार को आग में फेंकने से पहले एक बार फिर से पूरे झाओ परिवार को अपनी दिव्य भावना से ढक दिया। एक पल में रात के आकाश में
एक ऊंची सफेद लॉक को झाओ एस्टेट को जलाते हुए देखा जा सकता था। दर्दनाक चीखों के कारण लोग जाग गए। हालांकि ये चीखें किस दिशा से आ रही थीं, यह समझकर किसी ने भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की कि क्या हो रहा है। हर किसी की नजर में झाओ परिवार फिर से कुछ बुरा कर रहा होगा। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि यह झाओ परिवार नहीं था जो कुछ बुरा कर रहा था, यह कोई और था जिसने पूरे झाओ परिवार को जला दिया था। उन्होंने उन गार्डों समेत किसी को भी नहीं बख्शा। यदि कोई जलती लॉक की सीमा से भागने की कोशिश करता तो वे उन्हें फिर से लात मार देता। 5 मिनट से भी कम समय में पूरा झाओ परिवार जलकर राख हो गया। कोई भी जीवित नहीं बचा। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और अपनी दिव्य भावना को फैलाते हुए पूरे रेड मून साम्राज्य को घेर लिया। फिर ये जियो ने उस स्थान की विशेष यात्रा की जहां झाओयान के पिता आराम कर रहे थे। यह एक वेश्यालय था। ये जियाओ वेश्यालय में गया और झाओयान के पिता से छुटकारा पाया जो एक कीड़ा था। झाओयान के पिता मरने वाले सबसे भ्रमित व्यक्ति होंगे। आखिरकार कुछ देर पहले वे वेश्यालय में कुछ महिलाओं के साथ खेल रहा था, लेकिन अगली चीज जो उसने देखी वह उसके सामने चमकती हुई एक रोशनी थी। वे महिलाएं किसी तरह बेहोश हो गई थीं। जहां तक उसकी बात है, उसने सफेद ज्वाला को अपने शरीर को जलाते हुए देखा। झाओयान के पिता से छुटकारा पाने के बाद ये जियो ने अपनी दिव्य भावना की मदद से हजारों कीड़ों का पता लगाया और उन सभी को मार डाला। केवल एक ही रात में, यानी आधी रात के बाद, रेड मून साम्राज्य से कीड़े पूरी तरह से साफ हो गए। रेड मून साम्राज्य अब उन सब से दुष्ट प्राणियों से मुक्त हो गया था जो मिस्टिक फॉल्स की पूरी भूमि को नष्ट कर सकते थे। यह सब करने के बाद ये जियाओ कुछ घंटों के लिए आराम करने के लिए सराय में अपने कमरे में लौट आया। कल उसने इंपीरियल पैलेस में प्रवेश करने और रेड मून महारानी से मिलने की योजना बनाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।